Hello Hello everyone. everyone. Welcome to Inside the Therapy Room podcast by RM Mental Wellness. My name is Rupangisha. I'm a clinical psychologist and founder at RM Mental Wellness with my team member here. I'm Aditi Chaudhary, a clinical psychologist at Aram Mental Wellness. So far we have talked about lot of things. थेरेपी के लिए लोगों में क्या मिथ्स होते हैं पर एक्चुअली क्या फैक्ट्स हैं, थेरेपी कौन सी क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल कंडीशंस के लिए ली जा सकती है और थेरेपी में एक्चुअली होता क्या है, थेरेपिस्ट करते क्या है. तो अगर अभी तक आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ चेक दैट आउट. वी विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज का एपिसोड थोड़ा गहरा होगा, थोड़ा पर्सनल होगा, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है. आज हम बात करने वाले हैं अब नॉर्मैलिटी की, उन सोशल प्रेशर्स की जो हम सब जाने अनजाने लेकर घूम रहे हैं. इवन इफ आप थेरेपिस्ट हो, पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो, बच्चे हो या बूढ़े हो. एग्जैक्टली अब नॉर्मैलिटी हम शब्द तो इतनी आसानी से लोगों के बीच में यूज कर देते हैं कि तू पागल है, अब नॉर्मल सा है, पर एक्चुअली शब्द का कितना गहरा मतलब है, आज उसको हम अनपैक करेंगे इस सेशन में. टू स्टार्ट विद, जो मैं कभी पढ़ाया भी करती थी, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि किसे अबनॉर्मलिटी कहते हैं. हमारी किताबों के हिसाब से अबनॉर्मलिटी को जानने के लिए 4 Ds होते हैं. वन इज डिवियंस, वन इज डिस्ट्रेस, वन इज डेंजर, वन इज डिसफंक्शन. टॉकिंग अबाउट लेट्स से डेंजर. डेंजर मतलब मान लो कोई भी इंसान है जो अगर अपने आप को हार्म कर रहा है या किसी और को हार्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं गुस्से में किसी को मार रही हूँ, दैट इज़ डेंजरस. या मैं बहुत इमोशनल फ्रस्ट्रेटेड होके अपने आप को हार्म कर रही हूँ, सो दैट इज़ डेंजरस. दैट इज़ वन कैटेगरी ऑफ अब नॉर्मैलिटी. और रैदर लेट मी पुट इट दिस वे कि वन कैटेगरी जिसके लिए हेल्प लेनी ज़रूरी है. पिकिंग अप द सेकेंड डी विच इज़ डिसफंक्शन. सो डेंजरस वाली चीज़ ईजिली दिख जाती है कि अरे देखो ये गुस्से में किसी को मार रही है या इसने अपने हाथ पे कट्स लगाया या जो भी है. लेकिन कभी कभी जब डिसफंक्शनल कोई होता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ वी टॉक्ड अबाउट OCD लास्ट टाइम, कि किसी को अगर OCD है और उसकी वजह से चीज़ें बार बार करने की वजह से वो लेट हो जाते हैं, तो दैट इज़ डिसफंक्शनल. या फिर सीवियरली डिप्रेस्ड है, उसकी वजह से अपने रूटीन कामकाज नहीं कर पाते, दैट इज़ डिसफंक्शनल. सो दीज आर द 2 Ds ऑफ abnormality. The other Ds, Aditi? सो डिवियंस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये हम कई बार देखते भी हैं कि लोग कपड़े उतार करके कहीं भाग रहे हैं, सुनने में आता है, या रास्ते पे पड़ी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, अपने पैंट्स में पी करके वो चले जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है. तो ऐसे सारे लोग जो हम देखते हैं, जो काफ़ी नॉर्मल से दूर है, इसीलिए वो अब नॉर्मैलिटी की कैटेगरी में आते हैं. चौथा एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रेस. इन सब चीज़ों की वजह से इंसान को खुद में कितना डिस्ट्रेस, कितनी परेशानी होती है, और अगर आजू बाजू वालों को भी एक पॉइंट के बाद परेशानी फील होने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अब नॉर्मल स्पेक्ट्रम में जा रहे हैं. ट्रू ट्रू, एग्जैक्टली. एंड खैर, ये तो एक ब्रॉडली हमने बात की, थ्योरेटिकल बात की, एंड आप रिलेट भी कर पाओगे कंसिडरिंग द लास्ट पॉडकास्ट. लेकिन प्लीज़ ये भी याद रखना है, अगेन अ डिस्क्लेमर, ये बहुत कॉन्टेक्सचुअल चीज़ें हैं, इसको लिटरली नहीं लेना है, लिटरली किसी को अब नॉर्मल नहीं समझना है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज. अब नॉर्मल किसी को हम इजीली बोल देते हैं, पागल हम किसी को इजीली बोल देते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इस अबनॉर्मैलिटी के पीछे क्या सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चीज़ें हैं जो ये अबनॉर्मैलिटी क्रिएट करती है, जो शायद हम सब क्रिएट भी कर रहे हैं और हम सब उसको फेस भी कर रहे हैं. सो लेट्स गो बिट डीपर एंड डिस्कस दिस. इसी से लेकर के एक केस याद आ रहा है, वेरी रिसेंट. फीमेल केम टू मी जहाँ पे शी वॉज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन. उनके डिवोर्स को 6 महीने हो गए हैं, और अभी जब हुआ था तब शायद उनको इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब उनके सिम्टम्स बढ़ने लग गए. जब बात हुई, पता चला कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो बोला कंफ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा. लोग बोल रहे हैं कि शादी कर लो दूसरी, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं तैयार हूँ अभी भी. अभी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अपना पहले काम सही से करना है, क्योंकि शादी हो गई थी तब तो मैं अपना काम ढंग से कर नहीं पाई.
और अब जब मैं करने लग रही हूँ तो बार-बार ये लोग पूछे जा रहे हैं कि कर ले। तो एक बार ये कन्फ्यूज़न आ गया या लगने लगा कि मैं जो मुझे जो चाहिए वो मैं करूँ या एक्चुअली मैं लोगों की मानूँ? क्योंकि फिर लोग साइड आई दे रहे हैं मुझे, मेरी मम्मी से आके पूछ रहे हैं कि करा रहे हो क्या इसका? रिश्ता ढूँढ के ला रहे हैं। पर कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है और फिर एक पॉइंट के बाद उनको लग रहा है कि एग्ज़ैक्टली करूँ तो करूँ क्या? हुँ। तो ये एक काफ़ी रीसेंट एग्ज़ाम्पल है। हुँ। पता है आप जब ये वाला कह रहे थे ना दैट अ फीमेल हू इज़ डिवोर्स्ड और लोग आके इंटरफियर कर रहे हैं, बिना माँगी सलाह दे रहे हैं। मेरे दिमाग में आ रहा था अ टीनेजर दैट आई एम सीइंग एंड हू टोल्ड मी कि मैम वो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ। ही इज़ 17 ईयर ओल्ड, ब्रेकअप हुआ उनका और उनके दोस्त, तो मुझे भी ख़ैर उन्हीं से पता चला कि अब ये कल्चर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि ब्रेकअप के बाद इमीडिएटली आपको रीबाउंड ढूँढ ही लेना है। आपको इमीडिएटली किसी और के साथ मतलब कुछ तो रिश्ता ईदर सिचुएशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या कुछ तो रिश्ता बना ही लेना है to be able to come out of it, to be able to be feel better with it. So option 1 rebound and option 2, and खैर दोनों ऑप्शन का पैकेज रहता है, पर ऑप्शन 2 कि आपकी महीनों तक पार्टीज चलेगी ताकि आप गम भूल जाओ। सो एक जगह पे ये हो रहा है कि लोग इंटरफियर कर रहे हैं, दूसरी जगह पे ये हो रहा है कि लोग या रादर दोस्त कुछ आड़ी टेढ़ी सी रैंडम सी ये आई और आई वुड से अनहेल्दी सी सलाहें दिए जा रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्त ही या ये टीनेजर्स ही फालतू सलाहें देते हैं, हम ऐसे ही बदनाम करते हैं उस जनरेशन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही फालतू सलाह देते हैं, फालतू सलाह हर पड़ोस वाली आंटी भी देती है और हर चाचा मामा फूफा भी देता है, मतलब दे सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज दैट। पर जैसे मान लो करियर की सलाह होती है हमारे यहाँ, किसी इंडिविजुअल की करियर, मजाल है जो इंडिविजुअल खुद चूज कर ले, वो कौन चूज करता है या उसको लेकर कौन 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 इंटरफियर करता है, सारे मतलब जितने भी रेलेवेंट लोग हैं वो। अच्छा अगेन ये नहीं ये मतलब है कि मतलब सबकी सलाह गलत है, सबके अपने ओपिनियन है, पर कितनी बार इफ़ यू रिमेंबर अ रीसेंट केस दैट वी वर डिस्कसिंग कि उनको मॉडलिंग करनी थी पर ज़बरदस्ती एमबीए के लिए भेजा गया और हेंस उसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि जब वो क्लाइंट हमारे पास आए वो ऑलरेडी 2 बार सेल्फ हार्म अटेम्प्ट कर चुके थे। पेरेंट्स को कितना बताया दैट शी इज़ मोर फिट फॉर दिस प्रोफेशन एंड नॉट दैट, पर पेरेंट्स का यही था कि मतलब ठीक है 1 साल में तो कर ही लेगी, अभी ऐसा लग रहा है, थोड़ा समझा देंगे तो कर देंगी। तो उनके लिए बेटी की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बोथ, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट सोशल स्ट्रक्चर में एमबीए बेटर लगेगा कंपेयर टू मॉडलिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने करियर रिलेटेड इश्यूज़ की बात की और वो भी फीमेल्स, उनका तो अलग ही है फॉर श्योर। पर अगर हम मेल्स की बात करें तो उनके केस में भी अलग है कि बहुत इच्छा थी उनको पीएचडी करने की, काफ़ी ब्रिलियंट है वो क्लाइंट और काफ़ी अच्छे एकेडमिकली रिसर्च वगैरह में उनका बहुत इंटरेस्ट रहा है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि उम्र थी तो घर से प्रेशर था शादी का कि नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं होगी। फिर क्या करें? लग गए काम पे। काम पे लगने के बाद भी मन नहीं है, ना काम ढंग से हो पा रहा है, ना मूड सही रह रहा है। घर पे आके कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है और पीछे बैक ऑफ द माइंड गिल्ट कि मैंने क्यों नहीं किया जो मुझे करना था। हम्म। तो उसमें भी पेरेंट्स की सलाह एक अलग ही रोल प्ले किया, जहाँ पे अब आकर के उन्हें बहुत ही गिल्ट फील होने लगा। तो मेन की मेंटल हेल्थ के बारे में या उनके अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज सो कॉल्ड ड्यूटीज एक एज पे होनी चाहिए, वो इतनी बता करके रखी है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के जबरदस्ती कुछ चीजें करनी पड़ती ट्रू है। ट्रू ट्रू। फीमेल्स के लिए इजी होता है, जैसे साइकोलॉजी, आवर फील्ड साइकोलॉजी में बहुत कम लड़के होते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि लड़के एम्पैथेटिक नहीं है या लड़के सेंसिटिव नहीं है, उसका बिल्कुल ये रीज़न नहीं है, पर उसका एक बहुत सैड रीज़न ये है कि साइकोलॉजी की करियर थोड़ी लेट बनती है, 6-7 साल की पढ़ाई के बाद बनती है और शायद आईटी एमबीए जितने पैसे शुरुआत से नहीं होते, तो उसकी वजह से कितने लड़कों को साइकोलॉजी की फील्ड छोड़ देनी पड़ती है या चेंज कर देनी पड़ती है।
तो अगेन वो लोग भी उतना ही लो सैड फील करते हैं या फिर करियर स्विच करके डिससैटिस्फाइड रहते हैं। पर आई मीन वही सैड बट ट्रू वाली सिचुएशन है ये। डिससैटिस्फैक्शन जब आपने बताया, मुझे एकदम से ही वो क्लाइंट याद आए जो अभी हमारे पास आए हैं, 50 ईयर ओल्ड है, एंड उनकी बहुत इच्छा है कि ही गोज स्टार्ट सर्टेन न्यू बिजनेस एट दिस एज, जो सुन के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ओ, उनको अभी भी इतनी इच्छा है। पर घर वाले बोलते हैं क्या करने की ज़रूरत है आपको, हम कमा के तो दे रहे हैं, आप रेस्ट करो। पर ही वॉन्ट्स टू हसल, उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ है, तो उनको घर से सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि अभी आप मत करो मत करो। पर उनके घर वाले ये भी बोलते हैं कि बच्चे हैं घर में, उनके साथ खेलो, धर्म ध्यान करो, अभी कहाँ पैसे कमाने की ज़रूरत है। तो वो फिर से इतने कंफ्यूज्ड और ये सोच करके आए कि मैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा रिसर्च करके रखा है अपना, स्टार्ट से एंड तक, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, कहाँ से लाएंगे, सब कुछ उन्होंने रेडी रखा है। पर सपोर्ट के बिना इंसान अकेला फील करने लगता है एक पॉइंट के बाद, और फिर अपने चॉइसेस को भी डाउट करने लगता है कि करूंगा, कहीं लॉस हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो, क्योंकि पहले से ही मुझे मना कर रहे थे। तो या मतलब ये तो एक बहुत फैक्ट चीज़ है कि लोगों ने जिसके इनके केस में एज के हिसाब से एक बार सेट करके रखा है कि ये एज है तो भजन करो बस और कुछ नहीं। सिमिलरली इस एज में फीमेल्स के साथ भी यही एक्सपेक्टेड है कि आप भजन वजन करो, ब्यूटी पार्लर क्यों जाना है, रेडी क्यों होना है, नए कपड़े क्यों पहनने हैं, लिपस्टिक क्यों लगानी है। अरे भाई मतलब इस इंसान उस वजह से क्या होता है, अगर किसी इंसान को मन भी है ना कुछ करने का, जो आप खुशी खुशी इच्छा से कर रहे हो, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप मन से करते हो वो एक एक करके करना जब बंद कर देते हो, और फिर वो आता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस। जबकि अगर डीप में जाए तो ऐसा ही कुछ है कि अपनी मर्जी की चीज़ें करना बंद कर दी उन्होंने। आपने अभी कुछ ये बताया कि हमारे पास लोनलीनेस और इन सब के लिए आते हैं क्लाइंट्स, इसी के लिए हम ऑल्सो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बात कर सकें। और मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स इसमें बहुत ही हाई स्कोर करती है कि दे आर नॉट एबल टू बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये बहुत नॉर्मल है कि सुबह उठो, घर का काम करो, घर का काम करके फिर ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आके भाग के वापस घर का काम करो। इसी केस में ये, क्योंकि सोसाइटी में इतना कॉमन और इतना यूजुअल है, और इसीलिए बर्नआउट होता है, यही कुछ कारणों की वजह से बर्नआउट होता है। पर हमारे लिए कितना नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल बना के रखा है। कैसे कोई इंसान 10 घंटे 15 घंटे काम कर सकता है, भले ही घर के बाहर या घर के अंदर। तो जनरल रोल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। या ट्रू। और पता है यहाँ पे सबसे सैड बात क्या है? बिकॉज यू मेंशन कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स में हमने ये नोटिस किया है, जब हम किसी से पूछते हैं ना कि अच्छा ठीक है क्या है आपका वर्क लाइफ बैलेंस या कितने घंटे क्या काम रहता है, औरतें घर के काम वाले काम को काम की लिस्ट में गिनती ही नहीं है। कहती हैं 8 घंटा ऑफिस जा रही हूँ ना, बाकी का अज्यूम्ड है कि एज यू सेड नॉर्मल है, कि ये तो ऑब्वियस है। पर टोटल अगर किए कि खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना और घर की मैनेजमेंट करना, सब्जी मंगानी, हर जो चीज़ है सबको इंक्लूड करके ऑफिस के 8 घंटे, घर के काम के 5 घंटे, मतलब 13 घंटे इंसान काम कर रहा और है खुद के लिए कोई टाइम और खुद नहीं। के लिए कोई टाइम नहीं है। और फिर मतलब ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहाँ से कि वीकेंड पे चिल। तो फिर विच इज़ अनदर अनहेल्दी कॉन्सेप्ट विच इज़ बिल्डिंग अप इन द कल्चर कि ओके अगर मंडे टू फ्राइडे ये 13-13 14-14 घंटे का हसल चल रहा है, तो वीकेंड पे पार्टी करेंगे, अज्यूमिंग वी ऑल नो व्हाट इज पार्टी हियर। तो पार्टी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, सिर्फ सीरीज बिंज वॉच करेंगे। और मतलब वही फिर वहां से आएगा हमारे पास सम लाइक अ प्रॉब्लम नोन एज इंटरनेट एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, या फिर बिंज वॉचिंग प्रॉब्लम, या फिर मतलब वही लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी एक प्रॉब्लम्स है, स्लीप हाइजीन, दिस दैट सब कुछ। जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर ग्लिम्स, हमने जितनी भी यहाँ पे बात की, कोई बच्चा है जो मार पीट रहा है, टैंट्रम्स कर रहा है, कोई बच्चा है जो फ़ोन देख के खा रहा है, कोई सेल्फ हार्म कर रहा है क्योंकि करियर अपनी चॉइस की नहीं मिली, कोई डिससेटिस्फाइड है क्योंकि अपनी चॉइस की करियर कंटिन्यू नहीं कर पाए,
कोई फीमेल है जो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में कंफ्यूज्ड है। ये जितने भी केसेस हमने शेयर किए, इवन द ओल्ड एज पर्सन के जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये जितने भी केसेस हमने शुरू किए ना, यहाँ पे पता है सैड चीज़ क्या लगता ये है, दिखता ये है कि वो अबनॉर्मल है क्योंकि वो हमारे पास आए हैं, है ना? थेरेपी लेने वो आए मतलब वो अबनॉर्मल। बट सच में अपने दिल से पूछना, जितना भी छोटा मोटा सा हमने आपको बताया, आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वो इंसान अबनॉर्मल है? क्या हमें ये नहीं लगता कि यहाँ पे नॉट जस्ट दैट पर्सन और दैट चाइल्ड, बट द पेरेंटिंग, द सोसाइटी, द इन्फ्लुएंस, द कल्चर, द जेंडर रोल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, रूल्स जो बनाए गए हैं, जो हर बार सही नहीं होते, वो सारी चीज़ें अबनॉर्मल हो सकती है। थोपी जाती है एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा। फिर तो हर उम्र का आदमी कहीं न कहीं अबनॉर्मल है, क्योंकि वो हर उम्र के हिसाब से जो हमारी सोसाइटी में फ्रेम्स बने हुए हैं, सेट्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, जो उसमें फिट नहीं करेगा। और फिर वो इंसान आता है थेरेपिस्ट के पास, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये तो थेरेपी ले रहा है, इसको क्या ही दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम हो गई है इसको? तो वहाँ पे एक अलग स्टिग्मा आ जाता है, जो सोसाइटी के तरफ से। या या एंड वही तो हमारा मेन एजेंडा था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का, कि अगर आप भी इन्हीं में से कोई कैरेक्टर के जैसा फील कर रहे हो, ड्यू टू सोसाइटी, इट मे बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, रीजंस ऑल्सो, कि आपने बहुत मेहनत करके कोई घर बनाया था जो दंगे में जल गया, या फिर आप भी इसी पोल्यूशन का हिस्सा हो, इसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जो भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, या आप भी उसी जेंडर नॉर्म्स से फाइट कर रहे हो जो कि आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, देन थेरेपी इज़ फॉर यू। क्यों? क्योंकि एज थेरेपिस्ट हम लोग शायद डायरेक्टली वन ऑन वन जब सेशन ले रहे हैं, तब मैं शायद किसी की पड़ोस वाली आंटी को समझाने नहीं जाऊंगी कि भाई इसको प्रेगनेंसी के लिए पूछ पूछ मत करो, या मैं उनके फूफा जी को मिलने नहीं जाऊंगी कि आप इनकी करियर चॉइस में इन्फ्लुएंस नहीं करो। लेकिन हम एक इंसान को हमेशा बहुत ही केपेबल बनाते हैं कि कैसे वो इन चीज़ों के बीच में, कोई भी एनवायरनमेंट के बीच में या कोई भी सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस के बीच में अपने डिसीजन खुद ले सके, या फिर जो चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते हैं उनको वो एक्सेप्ट कैसे कर सके, या मान लो उन्होंने कुछ हटके चीज़ की है, हटके करियर चूज़ की है, या सिंगल रहना पसंद किया है, या डॉग मॉम बनना पसंद किया है, तो कैसे आपको सोसाइटल स्टिग्मा से लड़ना है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे थेरेपी आपको सिखाती है। हम लोग नो डाउट, इफ़ रिमेंबर वी वर हैविंग दिस डिस्कशन लास्ट वीक दैट क्यों ये वेप वगैरह को, मतलब टेक्निकली इलीगल है फिर भी सबको पता है। आई कैन नेम अहमदाबाद के किस रोड पे हर सैटरडे संडे इवनिंग को द मोस्ट फेमस रोड किस कैफे में मिलता है, सबको पता है, ठीक है, पर क्यों यहाँ पे रेड नहीं लग रही है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो एडिक्शन क्रिएट कर रही है, पर मैं एज अ थेरेपिस्ट डायरेक्टली उस चीज़ को डील नहीं करती। अगेन विथ वॉट एवर इन्फ्लुएंसेस दैट आर देयर, जो भी लिमिटेशंस, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस है उसके साथ आपका थेरेपिस्ट आपको सिखा सकता है चीज़ों को बेटर डील करना, चीज़ों को बेटर एक्सेप्ट करना। So if you are planning to take therapy for this reason, therapy is for you. And also, if you are the auntie, the fufa which is creating problem in the other person, और आपकी वजह से किसी में abnormality हो रही है, तो प्लीज मत करें ऐसा, और एटलीस्ट उसके बाद उस इंसान को जो थेरेपी के लिए जा रहा है उसको मत ब्लेम करो कि ये अब नॉर्मल है। प्लीज फिर थोड़ा सा इंसाइट लेकर आओ कि अच्छा ठीक है, लोगों को स्ट्रेस देने वाले में मैं भी, एंड आई एम श्योर मैं भी होंगी, आई एम ऑल्सो दैट, I mean cultural influence to some people I could be, but yes, this is what we were trying to bring here. Hope you enjoyed the podcast, you could relate, and see, the agenda here was not to demean anything or anyone or your cultural roots or expectations, nothing like that. पर हाँ, हम बहुत रियल स्टोरीज बता रहे थे कि क्यों, किन किन रीजन से लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो होप you could connect to it and stay tuned with us for the next podcast. See you. See you. Bye.